थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी को बहुत-बहुत प्यार भरी जय मसीह की रॉकिंग रेनेटस दोस्तों। और आइए आप सब मिलकर हम सब मिलकर आज के दिन की शुरुआत करें, इस सेशन की शुरुआत करें। और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आज का दिन देख पाए, बहुत सारे लोग आज का दिन नहीं देख पाए हैं और हम सब ज़िंदा हैं, उसके लिए आप सबको बहुत-बहुत बधाई हो। एक और मौका उस ईश्वर ने हमें दिया है कि हम जो कल नहीं कर पाए थे वो आज करेंगे और आज का काम आज ही पूरा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि हम सभी ईश्वर का धन्यवाद करें, सभी पूरे दिल से ईश्वर का धन्यवाद करें और ईश्वर से कहें, कुछ सेकंड निकालें अपने जीवन से, कुछ मिनट निकालें और ईश्वर से कहें कि ईश्वर तेरा धन्यवाद, आज आपने एक और दिन मेरे जीवन में रखा और आज मेरा परिवार सलामत है, मेरे बच्चे सलामत हैं, मेरे माता-पिता सलामत हैं, आज मेरा बिज़नेस सलामत है, आज हमारी कंपनी सलामत है, आज हमारा जो माहौल है, हमारे इर्द-गिर्द लोग सभी सलामत हैं, हमारा समाज सलामत है। इन सारी चीज़ों के लिए धन्यवाद करिए ईश्वर का। सच में ये एक ब्लेसिंग्स है, ये एक ब्लेसिंग है हमारे लिए कि हम ज़िंदा हैं, क्योंकि जीवन और जो मृत्यु ये ईश्वर के हाथ में है, किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में नहीं है। तो आज अगर आप ज़िंदा हैं, तो अपना वीडियो ऑन रखें, अपना बैकग्राउंड अच्छा रखें और थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आज आज हम जो बात करने वाले हैं, वो बैकबोन है हमारे बिज़नेस की। और आप सब जानते हैं कि ह मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आज हल्की-हल्की बारिश हो रही होगी या बारिश होने वाली होगी। मौसम तो बहुत अच्छा है और आप सभी कढ़ाइयों का कप लीजिए या इमूसेंट का ग्लास लीजिए और उसका सिप-सिप करते रहिए और मेरी बातों को नोट करते रहिए। आज मैं बताने वाला हूँ हाउ टू डायग्नोज़, किसी व्यक्ति को डायग्नोज़ कैसे किया जाए। मैं सबसे पहले कुछ चीज़ें साफ तौर पर बताना चाहता हूँ और ये साफ तौर पर जो चीज़ें बता रहा हूँ, ये आप नोट कीजिए और ये आप फ़ील्ड में यूज़ कीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। साफ तौर पर चीज़ें ये हैं कि हम कोई डॉक्टर नहीं हैं, इसका ध्यान रखना। और डॉक्टर बनने की चेष्टा भी मत करना। हम लोग डॉक्टर नहीं हैं, हम लोग बिज़नेसमैन हैं और हम लोग हमारी जानकारी के हिसाब से, हमारे पास कोई दवा नहीं, हमारे पास फूड सप्लीमेंट है। फूड सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, पहले मैं वो क्लियर करता हूँ। देखिए दोस्तों, मार्केट में हॉर्लिक्स मिलता है, बॉर्नविटा मिलता है, रिवाइटल मिलता है, ऐसी सारी चीज़ें मिलती हैं। ये सारी फूड सप्लीमेंट्स होती हैं। फूड सप्लीमेंट्स का मतलब ये होता है कि आप खाने की जगह इनको इस्तेमाल कर सकते हो और खाने से जो न्यूट्रिशन आपको मिलना चाहिए, अगर वो आपके खाने से नहीं मिल रहा है, क्योंकि आज बहुत सारा खाना जो है वो डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट इन द सेंस, आज आप खीरे लेने के लिए मार्केट में जाओ, कुकुम्बर लेने के लिए मार्केट में जाओ, तो आपसे पूछा जाएगा चाइनीज़ खीरे चाहिए या देसी चाहिए? पहले कहाँ था? आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले कहाँ था? एक ही खीरा आता था और वही खीरा हम लोग खाते थे। अब 2 आ गए हैं, चाइनीज़ चाहिए उसमें बीज नहीं होते हैं। अभी आपको पता है जो बीज वाली सब्ज़ी होती है ना भैया, उसमें फाइबर होता है। तो हमारे खाने में से फाइबर उड़ा दिया है, खत्म कर दिया है। जो हमारा देसी खीरा है, उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है, फाइबर की मात्रा ज़्यादा है, मिनरल्स की मात्रा ज़्यादा है, उसमें विटामिन्स भी हैं, सब कुछ है। लेकिन जो चाइनीज़ खीरा आ रहा है, उसको डेवलप किया गया है, उसको लैबोरेटरी में बनाया गया है उसके बीज को। जो खेती करने वाले लोग हैं, वो इस चीज़ को जानते हैं, जो किसान मेरी बात को सुन रहे हैं, वो इस चीज़ को जानते हैं। जो गेहूँ है,
गेहूं का बीज भी वही सेम नहीं रहा है, उसको भी मॉडिफाई किया गया है साइंस के द्वारा, जिसे कहते हैं कृषि विज्ञान। आज जितनी भी सब्जियां हम लोग खा रहे हैं उसमें से 90% जो सब्जियां हैं उसको अपग्रेड किया गया है लेबोरेटरी में, कृषि विज्ञान से उनको अपग्रेड किया गया है। वो सारे बीज अपग्रेड किए गए हैं। गेहूं का दाना पहले 30-40 दाने एक सिट्टे में देता था, 40-50 दाने एक सिट्टे में देता था, हेल्दी दाने देता था, मोटे दाने देता था। आज 100-150 दाने देता है। उसको बनाया जाता है लैब में कि एक दाने में से पैदावार ज्यादा हो। पैदावार ज्यादा हो इसकी साइंस चल रही है, लेकिन न्यूट्रिशन ज्यादा हो इसकी साइंस नहीं चल रही है। आज का गेहूं और आज से 30 साल पहले का गेहूं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन फिर भी एमपी में कुछ अच्छा गेहूं मिल जाता है, राजस्थान में कुछ अच्छा गेहूं मिल जाता है, क्योंकि उसके ऊपर स्प्रे की मात्रा बहुत कम रहती है। लेकिन बीज जो है वो अपग्रेड हो चुके हैं। आप टमाटर देखिए, आप टमाटर लेने के लिए मार्केट में जाएंगे तो टमाटर, देसी टमाटर चाहिए या चाइनीज, वो भी आ गया है। बहुत सारी सब्जियां हैं जो बदल चुकी हैं, आप सब जानते हैं। बहुत सारी सब्जियां हैं वो बदल चुकी हैं। जो कद्दू हम खाते थे, हमें पता था एक ही कद्दू आता था, इतना बड़ा कद्दू आता था, उसकी सब्जी बनती थी, हम लोग खाते थे। आज कद्दू 5-6 तरीके के आते हैं, वो भी अपडेट कर दिए हैं, वो भी लैब में बन चुके हैं, लेबोरेटरी में बन चुके हैं, कृषि विज्ञान वहां पर भी घुस गया है। तो दोस्तों, ये सारी चीजें जो है ये चिंता का विषय है। आज हम जो खाना खाते हैं वो सिर्फ हमारी जुबान का टेस्ट रह गया है। गर्दन के नीचे नीचे उस खाने की जीरो वैल्यू है। सिर्फ आज का जो खाना है वो जुबान के मेयार पे नापा जाता है। ये खाना पौष्टिक है इसको पूछा नहीं जाता, ये खाना टेस्टी है उसकी डिमांड ज्यादा है। और खाने को टेस्टी बनाने के लिए ऐसे ऐसे मसाले मार्केट में आ चुके हैं जो कि केमिकल से बन रहे हैं। उसका सबसे बड़ा एक उदाहरण है अजीनोमोटो। आज जितना भी फास्ट फूड हम लोग खाते हैं वो अजीनोमोटो डालकर बनाया जाता है। और अगर आप रिसर्च करेंगे तो अजीनोमोटो जो होता है वो हमारी हड्डियों को, हमारी मांसपेशियों को बहुत नुकसान पहुंचाता है, हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत नुकसान पहुंचाता है। गर्दन के नीचे नीचे वो एक जहर है हमारे लिए, लेकिन जुबान में एक टेस्ट ऐड कर देता है। तो दोस्तों, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और गुरजीत सर, एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये मेरा स्पॉटलाइट जो है ये बार बार चेंज हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये स्पॉटलाइट को चेंज ना कर पाए। इसकी सेटिंग्स को आप देखिए प्लीज। थैंक यू। और आज का जो खाना है ना वो सिर्फ गर्दन के ऊपर ऊपर रह गया है, बस यहाँ तक, उसके नीचे नीचे नहीं है। अब फूड सप्लीमेंट्स क्या होते हैं, मार्केट में ये पहले से थे। आप बॉर्नविटा की एड एडवर्टाइजमेंट जो है उसको याद करो, आप हॉर्लिक्स की एडवर्टाइजमेंट को याद करो, क्या बोला जाता है? वही सेम बात हमें मार्केट में बोलना है। उन्होंने बच्चों को टारगेट किया था, उन्होंने बच्चों को टारगेट करके क्या बोला था? आपके बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है क्योंकि वो बच्चे खाते नहीं है, और अगर खाते भी हैं तो उनको खाने में न्यूट्रिशन नहीं मिलता। अच्छा, एक प्रोटीन एक्स की ऐड आती है। प्रोटीन एक्स की ऐड में दिखाया जाता है कि जितने भी 35-40 साल के ऊपर के लोग हैं उनको एक एक्टिविटी करवाई जाती है। उनको बोला जाता है कि आप अपने एक पैर पर खड़े हो जाओ, दिखाओ खड़े होकर, क्या खड़े हो पा रहे हो? नहीं खड़े हो पा रहे, फिर उनको बोला जाता है प्रोटीन एक्स लो। आप जानते हैं कि जितने भी ये प्रोडक्ट हम टीवी पर देखते हैं, ये सारे प्रोडक्ट कोई साइंटिस्ट नहीं बना रहा है, ये सारे प्रोडक्ट बिजनेसमैन बना रहे हैं।
उनका एक ही कारण है बनाने का, मुनाफ़ा, फ़ायदा, सेल्स, दैट्स इट। आप जो अपने बच्चों को बॉर्नविटा या हॉर्लिक्स या प्रोटीन एक्स या रिवाइटल ऐसी कोई चीज़ भी दे रहे हैं, एक बार उसका लैब टेस्ट करवाइए, या उसके पीछे जो इंग्रीडिएंट्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, उसको एक बार पढ़ के देखिए, आपका दिमाग घूम जाएगा। साइंस ने ये प्रूव कर दिया है, यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ पड़ी हैं, यूट्यूब के ऊपर आप सर्च करेंगे, द रियलिटी ऑफ बॉर्नविटा, द रियलिटी ऑफ हॉर्लिक्स, द रियलिटी ऑफ कॉम्प्लान, द रियलिटी ऑफ सभी चीजें जितनी भी फूड सप्लीमेंट के नाम में मार्केट में बेची जा रही हैं, आप एक बार उसको सर्च करके देखिए। आप लोग हैरान और परेशान हो जाएंगे। उसमें जितने भी साइंसदान हैं जिन्होंने उसका रिपोर्ट्स क्रिएट किए हैं, लैब में टेस्ट किया है, वो ये कह रहे हैं कि अगर आपका बच्चा 1 साल बॉर्नविटा ले लेगा तो उसको शुगर हो जाएगा, उल्टा बीमार हो जाएगा। उसमें हस्क यूज़ की जाती है। हस्क क्या होती है पता है? चने का छिलका, चने का छिलका, और उसमें सिर्फ़ न्यूट्रिशन ज़ीरो है, सिर्फ़ ज़ुबान को टेस्ट लगे, बस वो चीज़ें हैं। और 40 टू 60% शुगर है उसमें, उसको मीठा बनाने के लिए 40 टू 60% शुगर है। कुछ दिन पहले मेरे घर पे कुछ मेहमान आने थे, तो मैंने एक पेठा आता है, पेठा, मिठाई आती है पेठा, वो पेठा मँगवाया। न्यूट्रिशनल वैल्यू देखकर मैं हैरान हो गया। उस पेठे में, मैं पीछे ने पढ़ा ना इंग्रीडिएंट पढ़े, उस पेठे में मात्र 3% पेठा है, बाकी सब केमिकल है। बताओ, पेठे की मिठाई मँगवाई मैंने, और बहुत बढ़िया महँगी वाली मँगवाई। लगभग ₹1000 किलो पेठा, ₹1000 किलो वाला पेठा मैंने मँगवाया। और उस पेठे का डब्बा बहुत ज़बरदस्त पैकिंग एक थी। उस पैकिंग के पीछे जब मैंने पढ़ा, सिर्फ़ 3% उसमें पेठा है। बताओ यार, पेठे की मिठाई है, उसमें पेठा तो डाल दो, है ही नहीं। वही आगरे का पेठा जो बोल रहे हैं बिश्नोई जी, केएल बिश्नोई जी बोल रहे हैं कि आगरे का पेठा फ़ेमस है। हाँ, बिल्कुल फ़ेमस है, लेकिन उस डब्बे के पीछे पढ़ के मैं हैरान रह गया, इसमें 3% पेठा है, और बाकी चीज़ें कौन-सी हैं जो हम खा रहे हैं, 97% केमिकल। हैरान हो गया मैं। इसीलिए आज के खाने में न्यूट्रिशन जो है वो ज़ीरो है, बिल्कुल ज़ीरो है। आप अभी कुछ बहनें हैं, वो अ, लंच बॉक्स क्रिएट कर रही हैं अपने बच्चों के लिए, आज बच्चों को स्कूल जाना है, लंच बॉक्स बना रही होंगी, और इस ज़ूम सेशन को सुन रही हैं और साथ-साथ में लंच बॉक्स बना रही हैं। आप देखिए आपके लंच बॉक्स में क्या न्यूट्रिशन है, क्या दे रही हैं आप? 90% माताएँ पराठा दे रही हैं और साथ में सब्ज़ी दे रही हैं। और 70% माताएँ वो वाली सब्ज़ी दे रहे हैं जो रात को बनी हुई है। बहुत कम माताएँ ऐसी होंगी जो आज सुबह दोबारा नई सब्ज़ी बनाएँगी और नई रोटी उसमें डालेंगी, लेकिन 70% रात की सब्ज़ी ही गरम करके उसमें डाली जाती है। उसमें ज़ीरो न्यूट्रिशन है। आप एक बार पढ़िए इसको, आप एक बार इसका ज्ञान हासिल कीजिए, किसी न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट से मिलिए, वो आपको बताएँगे कि आपने, देखो, रोटी रात को बनाई है, सुबह खाएँगे, उसका न्यूट्रिशन बढ़ जाएगा, वो हेल्दी होएगी आपके लिए। जो बासी रोटी है, वो हमारे सेहत के लिए हेल्दी है, बहुत हेल्दी है। लेकिन जो बासी सब्ज़ी है ना, जिसको दोबारा गर्म किया जाता है, उसमें न्यूट्रिशन ज़ीरो होता है और बैक्टीरिया उसमें पैदा हो चुका होता है। ये 100% ट्रुथ है, चाहे आप उसको फ्रीज़र में रखें, चाहे आप जो मर्ज़ी कर लें। सब्जी उतनी बनाएँ जितनी एक बार में आप खा पाएँ, दोबारा उसको गरम ना करें, रिपीट मत करें, 1-2 घंटे में उसको खत्म करें, नहीं तो दोबारा बनाइए। न्यूट्रिशन वैल्यू ज़ीरो है। ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आज की डेट में हम जो खा रहे हैं, जो बना रहे हैं, उसमें 95% न्यूट्रिशन नहीं है। 100% सच है। जिनका घर पे आप खुद खेती कर रहे हैं, अपना बगीचा बना रहे हैं,
और आपने अपने बीजों को संग्रह किया हुआ है, आपके पास पिछले 20 साल से टमाटर का पौधा चल रहा है या कोई बैंगन का पौधा चल रहा है या भिंडी का पौधा चल रहा है, पुराने पौधे चल रहे हैं आपके पास पुराने खीरे के जो बीज हैं वो चल रहे हैं। अगर आपके पास पीछे घिया, लौकी ये सब के बीज पुराने चल रहे हैं, तो आप कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन अपने बच्चों को दे पा रहे हो। अदरवाइज अगर वो बीज आप मार्केट से लेकर यूज कर रहे हो, आप सिर्फ ये देख रहे हो कि हाँ टमाटर लाल लाल निकल रहे हैं और सब्जी हरी हरी आ रही है, तो सॉरी, सिर्फ देखने के लिए वो अच्छी है, उसमें न्यूट्रिशन नहीं है। जीरो न्यूट्रिशन है उसमें, कुछ नहीं है। लेकिन खुशी की बात क्या है कि रेनेटस वेलनेस ने एक ऐसा प्रोडक्ट बना दिया है जिसको हम रेनेटस नोवा, आज हम रेनेटस नोवा से शुरुआत करेंगे। रेनेटस नोवा एक ऐसा प्रोडक्ट बना के दिया है कंपनी ने हमें कि अगर उसके 2 कैप्सूल सुबह और 2 कैप्सूल शाम को खाए जाएं, तो हमारा दिन भर का न्यूट्रिशन, जैसे मैंने कल बताया था, 1400 mg न्यूट्रिशन जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है, हमारे ऑर्गन्स को न्यूट्रिशन मिल जाता है और एज अ फिलर आप खाना खा सकते हो। राइट, आइए मुद्दे पे आते हैं। डायग्नोज कैसे करना है, मैंने भूमिका बना दी है, आप सबने सुन ली है और लोग भी आ चुके हैं, परिवार ज्यादा ऐड हो चुके हैं। अब ध्यान से सुनिएगा। डायग्नोज करने का मतलब ये होता है कि अगर आपके सामने कोई व्यक्ति है, देखिए मैं आपको बार बार ये बता रहा हूं कि हम लोग कोई डॉक्टर नहीं है, हमारे पास कोई दवा नहीं है, लेकिन हमारे पास न्यूट्रिशन है और हमारे पास कॉमन सेंस है। मेरी सारी बातों को कॉमन सेंस के साथ सुनिएगा। ये एक सिंपल सी कॉमन सेंस की बात है, बस कॉमन सेंस के साथ इसको चलाइएगा, ये मेरी गुजारिश है आपसे। राइट, डॉक्टर मत बनिएगा प्लीज, आप जो हैं वही रहिए, बस लोगों को राय दीजिए। और कभी भी ये मत बोलना कि सर ये प्रोडक्ट खाने से आपका ये हो जाएगा, नहीं, ये नहीं बोलना है। आपको ये बोलना है ये प्रोडक्ट खाने से आपका ये हो सकता है, याद रखिएगा। ये प्रोडक्ट खाने से आपका बीपी ठीक हो सकता है, ये प्रोडक्ट खाने से आपका कैंसर ठीक हो सकता है, ये प्रोडक्ट खाने से आपका थायराइड नॉर्मल हो सकता है, ये प्रोडक्ट खाने से आपका बीपी नॉर्मल हो सकता है। ये आपको बोलना है, हो सकता है, ये बोलना है। हो जाएगा ये हम क्लेम नहीं कर सकते। पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई डॉक्टर, ऐसा कोई सर्जन, ऐसा कोई न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट, ऐसा कोई फिटर कोई नहीं है जो ये कह दे, दावा कर दे। दावा कर नहीं सकते हम लोग, ये कानूनी जुर्म है, दावा नहीं कर सकते हम लोग। तो उन चीजों को हमें देखना है और बोलना भी है, हो सकता है ये बोलना है। राइट, पहली बात तो ये नोट कीजिए। दूसरी बात, डायग्नोज कैसे करना। एक बॉडी होती है मेल, एक बॉडी होती है फीमेल। मेल की बॉडी और फीमेल की बॉडी में बहुत अंतर होता है। अगर आप मान लीजिए, आज आपको एक होमवर्क मैं दे रहा हूं, होमवर्क ये है कि आपको यूट्यूब के ऊपर सर्च करना है जो मेजर प्रॉब्लम्स है, जैसे आम, बीपी, शुगर, थायराइड, ये चीजें कैसे होती हैं और इनका होने का कारण क्या है। इतनी जानकारी आपको यूट्यूब से लेनी है। मैं कोशिश करूंगा सरल भाषा में आपको काफी चीजें मैं बताऊंगा। तो मैं शुरू करता हूं शुगर से। आपको कैसे डायग्नोज करना है, मान लीजिए कि एक मेल है आपके सामने। मेल व्यक्ति जो है, मेल व्यक्ति, आप उसको डायग्नोज कर रहे हो तो आप सबसे पहले उनको, उनसे कुछ सवाल पूछेंगे। वो सवाल क्या है, सबसे पहला सवाल, आपकी एज क्या है, उम्र क्या है। फिर आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, आपकी बॉडी में क्या क्या दिक्कतें हैं और आपकी दिनचर्या क्या है। आपकी सिटिंग जॉब है, आप चलने वाली जॉब है, आप कब कब खाते हैं और क्या क्या खाते हैं, क्या आप तंबाकू यूज करते हैं, क्या आप आ, आ, शराब यूज करते हैं, आपकी ईटिंग हैबिट्स क्या है। ये नॉर्मली आपको सबसे पूछना है। आप नोट कीजिए, प्लीज नोट कीजिए, मैं दोबारा दोहराता हूं
किसी भी व्यक्ति से आप जब मिलते हैं, वो आपको अपनी प्रॉब्लम्स बताता है कि सर मुझे शुगर है, तो आपको क्या पूछना है? आपको सबसे पहले ये पूछना है कि आपकी उम्र कितनी है? आपकी हाइट कितनी है? आपका वज़न कितना है? आप क्या दिक्कत आपके शरीर में है? क्या सिर्फ़ शुगर है? आपका बीपी ठीक है? आपके घुटने ठीक हैं? आपकी हार्ट बीट ठीक है? आपका सब कुछ ठीक है? आपकी दिनचर्या कैसे रहती है? आप सिटिंग जॉब करते हैं या आप चलने-फिरने वाली कोई मतलब कि फ़ील्ड की जॉब करते हैं, आप बिज़नेस करते हैं, आप खेती क्या करते क्या हैं? ये सारी चीज़ें आपको पूछना अनिवार्य ज़रूरी है। और आप क्या खाते हैं? क्या आप तम्बाकू का सेवन करते हैं? आप सिगरेट पीते हैं? आप शराब पीते हैं? आप दिन भर में कितना पानी पीते हैं? ये सारी चीज़ें आपको पूछनी है। क्यों पूछनी है? वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ये है मेल, फीमेल से क्या पूछना है वो मैं आगे आपको बताता हूँ। पहले मेल, मेल को आप जब पूछेंगे उनकी एज क्या है, एज फैक्टर क्या होता है? देखिए, जब कोई व्यक्ति 20 साल से नीचे-नीचे है तो उसके ऑर्गन्स जो हैं वो हेल्दी रहते हैं, एक्टिव रहते हैं और वो जल्दी ठीक हो जाता है, 20 साल तक, ठीक है? क्योंकि उसकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है, उसके हार्मोन्स बहुत अच्छे होते हैं और उसके शरीर में जो ऑर्गन्स हैं, वो हेल्दी रहते हैं क्योंकि वो नए होते हैं। आप देखिएगा कि 20 साल से पहले-पहले जितने भी लोग हैं, 20 साल से छोटे जितने भी लोग हैं, जितने भी बच्चे ही हैं, वो सारे दिन में 5 बार भी खा लेते हैं। उनको दिन में 5 बर्गर दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब हज़म हो जाएगा। उनका मेटाबॉलिज़्म बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। वो 5 बार पिज़्ज़ा खा लेंगे, चाउमीन खा लेंगे, जो मर्ज़ी दे दो वो खा लेंगे। भागेंगे, खेलेंगे, उनको गर्मी भी नहीं लगती है। वो लोग धूप में भी भागते रहेंगे, खेलते रहेंगे, इधर-उधर कूदते रहेंगे। कभी दीवार फांद लेंगे, कभी ये कर लेंगे, कभी वो कर लेंगे, करते रहेंगे, वो कुछ ना कुछ करते रहेंगे, वो एक्टिव हैं। अगर 20 साल से कम में कोई भी अगर किसी को कोई दिक्कत, कोई चैलेंज, कोई बीमारी है, तो वो जल्दी ठीक हो जाती है, क्योंकि उनकी एक्टिविटी हाइपर है। और 20 साल से 40 साल का जो गैप है, उसमें 2 गैप्स आ जाते हैं, 20 से 30 साल। 20 से 30 साल में 99% जो मेल्स हैं, 99% जो मेल हैं, जो मर्द हैं, 20 साल की उम्र में वो लड़का रहता है, लड़का, और 30 साल की उम्र में वो आदमी बन जाता है। तो लड़के से आदमी बनने की प्रक्रिया जो होती है, वो होती है 20 से 30 साल। और 20 से 30 साल में 99% जो लड़के होते हैं, जो मर्द बनने वाले, आदमी बनने वाले हैं, उनके जीवन में बहुत बड़े-बड़े घटनाक्रम होते हैं। 20 से 30 साल के बीच में। सबसे बड़ी घटना जो होती है, उनको टेंशन होने लगती है कि मैं क्या करूँगा? मेरा करियर क्या रहेगा? तो वो लोग डिप्रेशन में जाना स्टार्ट हो जाते हैं। वो लोग इतने सीरियस हो जाते हैं कि मुझे नौकरी मिलेगी, और उनके माँ-बाप, उनके घर के बोलने स्टार्ट कर देते हैं, "इतना बड़ा हो गया है, कुछ देख, कुछ कर।" मैं तो 17 साल का कमाने लग गया था। अगर 20-22 साल का लड़का अगर आपके घर में है और वो सुबह 9 बजे तक सो रहा है, तो उसके माँ-बाप उसको बताऊँ क्या बोलते हैं? ताने मारते हैं। अगर मैं सही कह रहा हूँ तो चैट बॉक्स में बताओ। ताने मारते हैं। वहाँ से वो टेंशन लेनी स्टार्ट कर देता है, यार मैं क्या करूँ? यार मैं क्या करूँ? यार मैं क्या करूँ? कैसे करूँ? कौन-सी नौकरी ढूँढूँ? कहाँ पर पढ़ाई करूँ? कैसे करूँ यार? क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? वो बच्चा यहाँ से बिज़ी होना स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? जब वो 25 साल का हो जाता है, फिर एक घटना उसके जीवन में क्या आती है? एक प्रेशर आना स्टार्ट होता है, शादी। और शादी से पहले सेट हो जा। जैसे ही वो 24-25 साल का होता है, उसको डंडा देना स्टार्ट कर देते हैं, "ओए! कुछ कर ले, फलाने का लड़का देख, सेट हो गया, उसकी जॉब बन गई, उसकी दुकान बन गई, उसका ये हो गया, उसका वो हो गया, तू देख क्या कर रहा है।" अरे! 25 साल बहुत क्रिटिकल होती है एक लड़के के लिए। उसके ऊपर दबाव डाला जाता है कि तू शादी कर।
30 साल तक 70% लड़कों की शादी हो जाती है। अभी वो उसमें से निकला ही नहीं होता है, अभी वो क्या कर रहा होता है? गधा बनने की प्रक्रिया में है। गधा क्यों कह रहा हूँ? काम, 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 काम। और जब घर आएगा तो बीवी, मम्मी-पापा, टेंशन्स। और जब 25-26 साल के लड़के की शादी हो जाती है ना, वो ये पज़ल हो जाता है कि मैं मम्मी को कैसे सँभालूँ, वाइफ़ को कैसे सँभालूँ? वो टेंशन में आ जाता है कि पापा रसोई का खर्च चला रहे हैं, तो बिजली का बिल मुझे देना है। वो ऐसी-ऐसी टेंशन्स में आ जाता है कि रात को सोते उसको गोली खानी पड़ती है, नींद नहीं आ रही है। बहुत टेंशन, बहुत टेंशन, बहुत टेंशन हो रही है। तो 20 से 30 साल में अगर कोई व्यक्ति है, तो आप जान लीजिए कि ये बंदा पिस रहा है। ये बंदा गधा बनने की प्रक्रिया में है। इस बंदे को भागना, 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 भागना ही है बस। बाहर जाएगा तो बोझ ढोएगा, घर आएगा तो बोझ ढोएगा, सिलेंडर खत्म हो गया, आटा खत्म हो गया, नमक खत्म हो गया, बच्चे की फीस आ गई, ये हो गया, वो हो गया, वैसा, ऐसा, वैसा, वैसा। आप देखना 27-28 साल में, 30 साल की उम्र में दाढ़ी, बाल सफेद होने लग जाते हैं। सारी चेहरे की चमक की ऐसी की तैसी घुस जाती है। सब टेंशन में, सब टेंशन में। और 30 से 40 साल ये अलग प्रक्रिया है। इसमें लोगों जितने मर्द होते हैं, 80% मर्द गधे की जून में घुस चुके होते हैं। 30 से 40 साल में जितने भी लोगों को आप मिलोगे, वो सारे लोग सिर्फ पैसा कमाने की दौड़ में दौड़ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। 70 से 80% लोग यही कर रहे हैं 30 से 40 साल। उनके बैग टंगा हुआ है, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है, बस वो जा रहे हैं। नौकरी पे जा रहे हैं, नौकरी से आ रहे हैं, यही काम कर रहे हैं या दुकानदारी कर रहे हैं अपनी, या छोटी-मोटी खेती-बाड़ी कर रहे हैं, या ऐसे ही कर रहे हैं। 70 से 80% लोग यही कर रहे हैं। कुछ 20% लोग हैं जो बहुत बड़ी-बड़ी जॉब्स में हैं, या उनके वो करोड़पति घरों से पैदा हुए हैं, तो उनके ऊपर इतनी टेंशन्स नहीं है। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल 70 से 80% लोग जिनके पास हम जाएँगे, मिडल क्लास लोग जो हैं वो ऐसे ही पिस रहे हैं। 40 साल में आते-आते उनकी ऐसी हालत हो जाती है जैसे 60 साल का व्यक्ति हो जाए। उनके बाल सफ़ेद हो चुके हैं, उनके पेट निकल चुके हैं क्योंकि वो टाइम पे खा नहीं रहे हैं। उनमें बीमारियाँ आ चुकी हैं, किसी को बीपी, किसी को शुगर। और 30 से 40 साल के व्यक्ति जो हैं वो सेक्सुअली वीक हो चुके हैं, क्योंकि उनको टेंशन ही इतनी ज़्यादा हो गई है, वो इम्पोटेंसी के शिकार हो चुके हैं। उनके हार्मोन्स ऐसे बदल चुके हैं कि उनको उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो बिल्कुल कम हो चुका है। और जो बचा-कुचा था वो कोरोना ने टीके लगा-लगा के उनको और खत्म कर दिया है। अब वो एक सिर्फ़ एक पुतला बन के रह चुके हैं, पैसे कमाने वाला पुतला, एक मशीन बन के रह चुके हैं, कि एटीएम मशीन बन के रह चुके हैं घर की। उनको पता नहीं लगता है कब कोई हमारे परिवार में कोई शादी आ रही है या बच्चे का बर्थडे आ रहा है, उनके चेहरे पर खुशी देखना बहुत मुश्किल हो गया है। आप देखिएगा, इन चीज़ों को नोट कीजिएगा, मैंने बहुत करीब से इन चीज़ों को नोट किया है, क्योंकि मैं इन चीज़ों से गुज़रा हूँ, मैं इन चीज़ों से गुज़रा हूँ। आप सोच के देखिए। फिर उसके बाद आता है 40 से 50। आजकल की खुराक ऐसी है, 40 से 50 साल में बुज़ुर्ग होना स्टार्ट हो जाते हैं लोग। घुटने, पीठ, मोटापा, बीपी, शुगर, ये सब कुछ है 40 से 50 वाले लोगों में। ऐसे दिखने शुरू हो जाते हैं जैसे 60-70 साल के हों। और बहुत कम लोग हैं जो 60 को क्रॉस करते हैं, पहले ही खत्म हो जाते हैं वो। फिर भी अगर कोई 60 से 70 तक पहुँचता है, तो वो सिर्फ़ साँस चल रही है और कुछ नहीं है। कोई अगर 60 साल से ऊपर कोई व्यक्ति है, उसको पता है कि हाँ, बस चल रहा है। ना घर में इतनी पूछ-गीछ है, ना मोहल्ले में है, बस ठीक है, क्योंकि 60 में रिटायर हो गए ना, अभी वो बंदा पैसा नहीं कमा रहा है। अभी उसको 2 वक़्त की रोटी मिल जाए, उसके नाती-पोते आके उसके साथ 2 मिनट खेल लेंगे, बस यही उसका जीवन है और कुछ नहीं है। अब ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया, एक तो 20 साल, एक 20 से 30, एक 30 से 40 और एक 40 से 50, फिर 50 के ऊपर वाले लोग। इन सबको डायग्नोज़ करना अलग-अलग ढंग से होगा। अगर अगर एक 20 साल का बच्चा, 20 साल से कम उम्र का कोई व्यक्ति, कोई बच्चा, उसको शुगर है, तो सिंपली
वो बंदे को आप रेनेटस नोवा दीजिए, खाने के 40 मिनट बाद 2 कैप्सूल सुबह और 2 शाम को, और कुछ साथ में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसका मेटाबॉलिज़्म स्ट्रॉन्ग है। उसको हम लोग, एक और मैं बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, मेरी राजदीप दत्ता सर से बात हुई थी इसके बारे में। आप जो हमारा ज़ेंथ प्रो है ना, जो प्रोटीन ज़ेंथ प्रो, वो सिर्फ़ प्रोटीन नहीं है, वो न्यूट्रास्यूटिकल प्रोटीन है। यानी कि उसमें न्यूट्रिशन भी है और प्रोटीन भी है। वो ज़रूर ऐड करना है आपको आज से। ये याद रखिएगा। स्पेशली 20 साल तक जो लड़के हैं ना, मतलब कि 50 साल तक भी जो लोग हैं, 50 से नीचे-नीचे जितने भी लोग हैं, मैं तो कहूँगा सबको करो, किसी को मत छोड़ो, सबको ज़ेंथ प्रो ज़रूर साथ में दो, क्योंकि आप अगर उसको 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम को दोगे ना, तो वो पेट में जाएगा। अब वो ऑब्ज़र्व होके हमारे शरीर में फैले, उसके लिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत है। मैंने कल बताया था, प्रोटीन हमारे बॉडी में एक ट्रांसपोर्टर का काम भी कर सकता है, एक ट्रांसपोर्टर का काम भी कर सकता है। तो वो इम्पोर्टेंट है, न्यूट्रिशन पेट तक तो पहुँच गया, अब उस पेट से बालों तक, हार्ट तक, फेफड़ों तक और बाकी ऑर्गन्स तक कैसे पहुँचेगा? प्रोटीन ऐड करना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए ज़ेंथ प्रो ज़रूर ऐड कीजिए, हर एक व्यक्ति को ऐड कीजिए, ये ज़रूरी है। दिन में 2 बार 1-1 स्कूप वो पानी में डाल के ज़रूर लें, और जब उनको अच्छा लगे तब लें, और खाने के 40 मिनट बाद लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है? तो 2 कैप्सूल सुबह, 2 शाम को, खाने के 40 मिनट बाद, और पानी कम से कम 2.5 लीटर पानी वो 1 दिन में ज़रूर पिएँ, यानी कि 1 घंटे में 1 ग्लास। 8 से 12 ग्लास पानी उनका दिन में होना चाहिए, और वो खुद माँगता है। उनको बोलो आपकी ज़ुबान सूखेगी, आपका मुँह सूखेगा, आपको पानी पीना है, आराम से पीना है। ऐसे ढंग ऐसे मत डालो, आराम से पियो, ताकि आपके जो बड्स हैं, आपके मुँह में जो बड्स हैं, उनको भी पानी पानी पीने का उचित तरीका बताऊँ क्या है? पानी पीने का उचित तरीका क्या है? 1 घूँट को लीजिए, उसको अपने मुँह में घुमाइए, फिर उसको अंदर लीजिए। ये पानी पीने का उचित तरीका है, ये मेडिसिन की तरह काम करेगा। पानी का 1 घूँट लीजिए, उसको मुँह में घुमाइए, फिर उसको अंदर लीजिए। इससे क्या होगा, जितने आपके मुँह में बड्स हैं, वो भी पानी को सोखते हैं। आपकी जो फूड पाइप है, जो पेट तक जाती है, उनके अंदर भी छोटे-छोटे फाइबर्स होते हैं जो पानी को सोखते हैं। एकदम से पानी पी लेंगे तो वो सीधा पेट में चला जाता है, और उसमें से 90% जो पानी है, वो पेशाब बनकर बाहर निकल जाता है। तो वो बेनिफिट नहीं ले पाते। तो उचित तरीका क्या है? पानी पियो, 1 घूँट लो, मुँह में घुमाओ, फिर अंदर। जूस पीना है, मुँह में लो, एक बार घुमाओ, फिर अंदर। ऐसा करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे मुँह में इतनी शक्ति है कि अगर मान लीजिए, पहली बात तो ठंडा मत पिया करो। हमारी इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है, और हम लोग ठंडा पानी पी के वो सारी जो ज्वार अग्नि हमारे अंदर होती है, जठर अग्नि जिसको बोलते हैं, उसको हम ठंडा कर देते हैं। वो सारी मेटाबॉलिज्म को तहस-नहस कर देती है। तो ठंडा पानी मत पीजिए, नॉर्मल टेम्परेचर में पानी पीजिए, और उसको भी जब मुँह में घुमाते हैं ना, तो वो अपना टेम्परेचर निर्धारित कर लेती है पेट में जाने से पहले। ठीक है? तो ये करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सुबह खाने के बाद आपने 2 कैप्सूल ले लिए हैं, रात को जो कैप्सूल लेने हैं, वो कोशिश कीजिए कि आपका जो डिनर है, वो 8 बजे से पहले-पहले हो जाए। 8 बजे से पहले डिनर हो गया तो 8:45 तक आप कैप्सूल ले लें, और उसके बाद थोड़ी-सी सैर करनी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा-सा घूमना इम्पोर्टेंट है। रात को सोने से पहले आप थोड़ी-सी सैर ज़रूर कीजिए, ज़्यादा नहीं कर पाएँगे तो 15 से 20 मिनट, 25 मिनट सैर कीजिए। आप अगर तेज़ नहीं चल पा, आराम से चलें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे-धीरे सैर करें, पर सैर ज़रूर करें। तो क्या होगा, आपका जितना भी खाना, आपका जो कैप्सूल, आपका सब कुछ जो है, वो एक निर्धारित जगह पर पहुँच जाएगा, और वो अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। ये कोशिश कीजिए आप। हाँ, अगर आप कहीं सफ़र में हैं और आप लेट खाना खा रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि 8 बजे से पहले ही कुछ नाश्ता करने के बाद आप कैप्सूल ले लीजिए। ठीक है? उसको वेट मत कीजिए कि मैं रात को 12 बजे खाना खाया जी, अब मैं 12:40 पे खाऊँगा, ठीक है? लेकिन खाना खाने के बाद ही
आपको कैप्सूल लेना है। और एक सवाल और आता है, क्या सर खाली पेट कैप्सूल ले सकते हैं? तो मैंने भैया कल भी बताया था, अकॉर्डिंग टू पर्सन, अकॉर्डिंग टू बीमारी, बीमारी क्या है तब खाली पेट ले सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति है जो हेल्दी है और हमेशा हेल्दी रहना चाहता है, उसको कोई बीमारी वगैरह कुछ नहीं है, हेल्दी है, वो खाली पेट ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को पेट की समस्या है, शुगर की समस्या है, अब देखो इसका मैंने पहले बोला कॉमन सेंस, यार शुगर होती क्यों है? कॉमन सेंस क्या है इसके पीछे? शुगर होती क्यों है? शुगर इसलिए होती है कि हमारा पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, सिंपल सी बात है। अब इंसुलिन नहीं बन रहा है, हमने खाना खाया, खाना ऐसे गया, यहां तक पहुंचा, यहां पर यहां पर वो होता है, हमारा पैनक्रियाज होता है, वो खाने के ऊपर इंसुलिन की स्प्रे करता है। तो इंसुलिन की स्प्रे जब होती है तो खाना स्प्रेड होता है, खाना टूटता है, उसमें से ग्लूकोज अलग हो जाता है, न्यूट्रिशन अलग हो जाता है, और वो सब अलग अलग जगह पर चला जाता है। और इंसुलिन का काम होता है ब्रेक डाउन करना, और इसको क्या नाम इसका, मेरे माइंड से स्किप हो गया, बताना इसमें क्या था। मैंने अभी बोला था ग्लूकोज, यस, ग्लूकोज को अलग करना, और वो ग्लूकोज हमारे शरीर में एनर्जी देता है, बीटा सेल्स जिसको हम बोल देते हैं। ठीक है। अब अगर वो इंसुलिन बनना बंद हो गया तो हमारा जो फूड है वो बिना ब्रेकडाउन के पेट में गया, तो उसमें शुगर भी है। ठीक है, वो जो ग्लूकोज है वो बेसिकली शुगर ही होती है। अब ग्लूकोज भी पेट में जा रहा है, वो ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है वहां पे। क्या करेगा अब वो? अब ग्लूकोज को हमारे जो सेल्स हैं वहां तक पहुंचाना है। अब वो ब्रेकडाउन हुआ नहीं, वो सीधा अंदर चला गया, तो हमारी बॉडी में शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी, जितनी चाहिए उससे ज्यादा बढ़ जाएगी। खाने के बाद एक शुगर वाला व्यक्ति, खाना खा लिया, वो खाना पेट में चला गया, अब वो उसको कैप्सूल को लेगा, तो कैप्सूल जाके उस खाने को ब्रेक डाउन कर देगा, और पेनक्रियाज को न्यूट्रिशन जाएगा। पेनक्रियाज को न्यूट्रिशन जाएगा तो पेनक्रियाज को रिपेयर करना वो स्टार्ट कर देगा, क्योंकि पेनक्रियाज को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो खराब हुआ। अब डॉक्टर के पास इसका क्या इलाज होता है? डॉक्टर पेनक्रियाज को रिपेयर करने की दवा नहीं देता, वो डुप्लीकेट इंसुलिन देता है, कि भैया खाना खाने से पहले एक गोली खा लो, उसके बाद खाना खा लो, वो ब्रेक डाउन कर देगा। अब वो जो केमिकल बना है, जो डुप्लीकेट इंसुलिन दिया है, वो तो केमिकल का ही है ना, वो कौन सा पौधे में से लिया हुआ है? केमिकल है। आज 5 ग्राम है, 5 mg, फिर 10 mg, 15 mg, फिर इंसुलिन के टीके, भैया खाने से पहले टीका पेट में लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, बस यही। और एक दिन क्या हो जाएगा? चलो जी, खत्म कहानी। ठीक है, कॉमन सेंस के साथ चलना है। शुगर का व्यक्ति है, शुगर के व्यक्ति को क्या क्या होता है, शरीर में परेशानियां रहती हैं भैया, उसका, क्योंकि वो ज्यादा एक्टिव नहीं रह पाता है, और वो ज्यादा खा भी नहीं पाता है, उसकी एक्टिवनेस जो है वो कम हो जाती है, काफी दिक्कतें आ जाती हैं। तो खाने के बाद, खाना आएगा तो एनर्जी आ जाएगी, 40 मिनट बाद उसको हमने देना है। ठीक है। अब 20 साल का जो बच्चा है उसको हमने दे दिया, और उसको हमने क्या बोल दिया कि विद इन 3 मंथ्स तेरे को रिजल्ट आ जाएगा। अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि सर रिजल्ट कब आएगा, कब तक खाना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। तो उसमें क्या होगा कि भाई साहब, आपको 3 महीने में रिजल्ट आ सकता है, ये मत बोलना आएगा, आ सकता है। रिजल्ट तो उसको 15 दिन में आ जाएगा, लेकिन आपको बोलना आपको 3 महीने में रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हरेक के शरीर में होती हैं, जो दिखती नहीं है, और बीमारी रातों रात नहीं बनती है, उसको बनने के लिए काफी समय लगता है। तो हो सकता है कि उसके उसके शरीर में कुछ ऐसी चीजें हों जो अच्छी नहीं है, लेकिन अभी डायग्नोज नहीं हुई हैं, अभी सामने नहीं आई हैं।
तो वो क्या करेगा, वो व्यक्ति जब कैप्सूल खाएगा तो सबसे पहला पायदान जो हमारे कैप्सूल का है वो क्या रहेगा, क्लींजिंग। वो हमारी बॉडी में से क्लींजिंग करेगा। हो सकता है कि उसके शरीर में कोई और बीमारी बन रही हो, जो भी डायग्नोज नहीं हुई, जो भी बाहर नहीं आई, तो वो पहले उसको बाहर निकालेगा। तो उसके क्या पॉजिटिव साइड इफेक्ट हो सकते हैं, उसके शरीर पे दाने हो सकते हैं, उसको हल्का बुखार हो सकता है, उसको लूज मोशन हो सकते हैं और उसको उल्टी हो सकती है। तो ये हमें बताना है, ठीक है? और अगर ऐसा कुछ हो तो उसको बोलो भैया आपको बधाई हो, आपका क्लींजिंग स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद वो रिपेयर मोड में जाता है। पहला काम होता है क्लींजिंग, दूसरा स्टेप होता है रिपेयर मोड, कि वो अपने ऑर्गन्स को रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है, जो भी प्रॉब्लम है उसको रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है। तो जब रिपेयर की प्रक्रिया चलती है तो हो सकता है कि नींद ज्यादा आए। हमारी बॉडी इतनी शानदार तरीके से उस परमेश्वर ने बनाई है कि जब भी रिपेयर होती है, आप सब जानते हैं कि हमारी बॉडी सोते वक्त रिपेयर होती है। कईयों की ये दिक्कत आती है कि भैया यार कैप्सूल खाने के बाद सुस्ती बहुत आती है। अरे मेरे भाई, सुस्ती आती है इसलिए आती है, ऑपरेशन जब भी किया जाता है ना, तो सबसे पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसको बेहोश किया जाता है, तब उसका ऑपरेशन किया जाता है। जीते जागते व्यक्ति का ऑपरेशन नहीं किया जाता है। ऐसे ही हमारे ऑर्गन जब रिपेयर होते हैं तो बॉडी सोना मांगती है कि उसको सोना है, उसको आना है। हाँ, आप जब भी ये कैप्सूल खाएं, आप काम पे जा रहे हैं, आप काम कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सुस्ती आ रही है, आप एक कढ़ाई का प्याला पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इमोशंस पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाय का प्याला पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पी सकते हैं। लेकिन आपको जब सुस्ती आ रही है और आपके पास समय है, आप घर पर हैं, तो आप रेस्ट कीजिए। वो रिपेयर का टाइम है, आपका ऑर्गन रिपेयर हो रहा है, वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा। कईयों की ये दिक्कत रहती है कि मैंने कैप्सूल खाना स्टार्ट किया और मैं मोटा हो जाता हूं जब मैं कैप्सूल खाता हूं। क्यों होते हो मोटे, पता है आपको? कॉमन सेंस। तभी मैं कह रहा हूं यूट्यूब करो पहले। आपने अगर प्रोडक्ट लिया है और आप अगर मोटे हो रहे हो, इसका मतलब ये हो रहा है कि आपके ऑर्गन्स को ये कैप्सूल हेल्दी कर रहा है। आपके भूख बढ़ा दी है इस कैप्सूल ने। अब जब कैप्सूल की भूख बढ़ गई है, तो मैं क्यों बोल रहा हूं कि ज़ेंथ प्रो साथ में लगाओ। हम लोग, भूख ज्यादा लगती है तो क्या खाते हैं, 3 रोटी खा रहे थे, अब 6 रोटी खाना स्टार्ट हो गए। और भाई रोटी क्यों बढ़ा रहे हो, उसमें तो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो कार्ब जो है वो तो मोटापा ही करेगा, और क्या करेगा। आप मीठा खाना स्टार्ट कर देते हो, आप बर्गर खाना स्टार्ट कर देते हो। सर भूख लग जाती, क्या करें? नहीं, रोटियां नहीं खानी है भैया, फ्रूट खा लो। ज़ेंथ प्रो ले लो, प्रोटीन ले लो, प्रोटीन। आपकी जब भूख बढ़ जाएगी, प्रोटीन ऐड करना है, कार्ब्स ऐड नहीं करने हैं, पिज्जा ऐड नहीं करना है। शुभम जी लिख रहे हैं पिज्जा, मत ऐड करो पिज्जा। कार्ब्स ऐड नहीं करने, प्रोटीन ऐड करना है। प्रोटीन ऐड करोगे तो आपका मोटापा भी कम हो जाएगा। आप अगर मोटे हैं तो आप प्रोटीन ऐड करेंगे तो मोटापा भी सेट हो जाएगा। और श्रवण कुमार जी लिख रहे हैं बजट प्रॉब्लम है। सर जब बजट प्रॉब्लम है फिर बीमारी में रहो, क्या प्रॉब्लम है? आप डॉक्टर से दवाई लेते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस दिन आपकी बीमारी बढ़कर हॉस्पिटल तक पहुंच जाएगी, तब मैं आपसे पूछूंगा कि आपका बजट क्या है। कॉमन सेंस की बातें कर रहा हूं, थोड़ा कॉमन सेंस में रहिए। आपकी बीमारी ठीक हो जाए, सबसे बड़ा धन क्या है पता है? सबसे बड़ा धन क्या है? आपका शरीर, ये आपका धन है भैया। निरोग काया, ये आपका धन है। मनी प्रॉब्लम, आप हॉस्पिटल जाओ। आप आज ऐसा करना, आज ये सेशन खत्म होने के बाद एक हॉस्पिटल में घूम के आना। वहां पर गरीब से गरीब लोग, बताऊं क्या बोल रहे हैं? सर जितना मर्जी पैसा ले लो, लेकिन मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बाप को बचा लो, मेरी माँ को बचा लो, मेरी बीवी को बचा लो। तब तो पैसा आ गया। इंडियन मेंटेलिटी है, जब तक डंडा नहीं पड़ता ना तब तक सुधरते नहीं है हम लोग। इसीलिए बीमार ना हो पहले से इस्तेमाल करो। बजट वजट कुछ नहीं होता है। जब डॉक्टर बोलेगा ना कि 50,000 रुपये जमा करवाओ, नहीं तो बुकिंग करवा दो शमशान घाट में, फिर पता लग जाएगा कि हाँ बजट क्या होता है। तो थोड़ा सा सेट करके चलो दिमाग, थोड़ा सेट करके चलो।
कोई बजट प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई लग्ज़री थोड़ी है। मैं कोई लग्ज़री की बात थोड़ी कर रहा हूँ। गुटखा खाएँगे, पान खाएँगे, सिगरेट पिएँगे, ₹20 की सिगरेट पिएँगे तब बजट नहीं आ रहा हमारे सामने। ₹50 की खुराक है 1 दिन की, वो लेंगे तो बजट आ गया हमारे सामने। मत कीजिए। आगे चलते हैं। आप 20 साल से पहले अगर किसी व्यक्ति को देंगे, उसको 3 महीने में रिज़ल्ट आ सकता है। ज़ेंथ प्रो ऐड कीजिए और उसको कैप्सूल ऐड कीजिए, राइट? एडिशनल उसको कढ़ाई दे सकते हैं कि भैया अगर आप चाय मत पिए, शुगर वाला तो वैसे चाय नहीं पी रहा, तो चाय अगर आप नहीं पी रहे हैं लेकिन आपको दिल है कुछ पीने का, तो आप कढ़ाई लीजिए, ये भी आपको सपोर्ट करेगा, आपके इम्यून को सपोर्ट करेगा, राइट? अब अगर शुगर किसी को है, जो 20 से 30 साल में है, तो उसको टेंशन भी ज़्यादा है। उसका जो रिज़ल्ट है, वो भी 3 से 4 महीने में आएगा और उसको भी सेम यही चीज़ें देनी है, लेकिन उसको एक्टिवली आगे बढ़ाने के लिए उसको पूछना है आपका हाइट, आपका वेट। वेट क्यों पूछना है? कहीं मोटा तो नहीं है ज़्यादा? अगर मोटा है, तो उसको सैर भी बोलनी है साथ में कि थोड़ा भैया चला-फिरा करो। अगर उसकी सिटिंग जॉब है, तो उसको बोलना है कि हर 1 घंटे में 1 घंटा बैठ रही उसके बाद आपको 5 मिनट के लिए खड़े होना है। 5 मिनट के लिए खड़े हो जाओ, घूमो इधर-उधर, 5 मिनट के बाद दोबारा बैठ जाओ, फिर 1 घंटा बैठो, फिर उसके बाद 5 मिनट खड़े हो जाओ, फिर थोड़ा चलो-फिरो, फिर बैठ जाओ। ये करना है और उनके उनकी डाइट को थोड़ा-सा सेट करना है। मॉर्निंग जो डाइट उनको है, वो मतलब कि पराठे वगैरह बंद करने हैं और मॉर्निंग डाइट जो है, वो कोशिश करना है कि प्लांट बेस में आ जाए सारा कुछ। जो प्लांट से सीधा हमें मिलता है, वो वाली डाइट मॉर्निंग ब्रेकफ़ास्ट में हो जाए। लंच में घर का खाना हो जाए, बाहर का खाना ना हो और उसमें चावल की मात्रा कम हो, दाल और रोटी और खीरे और दही और छाछ, गर्मियों में ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीज़ें उनके खाने में होनी चाहिए। खाने में वैराइटी ज़्यादा होनी चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ़ दाल और सब्ज़ी खा रहे हैं, उसमें खीरा ऐड कर लीजिए, थोड़ा-सा दही ऐड कर लीजिए और अगर आप अंडे खाते हैं, तो 2 उबले हुए अंडे उसमें ऐड कर लीजिए। अगर आप अंडे नहीं खाते हैं, नॉन-वेज नहीं खाते हैं, तो उसमें आपके हथेली जितना जितना हथेली में आता है, उतना पनीर ऐड कर लीजिए, कच्चा पनीर ले लीजिए, वो ऐड कीजिए, प्रोटीन ऐड कीजिए उसमें। वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो डिनर है, वो डिनर 8 बजे से पहले कर लीजिए। कोशिश कीजिए कि डिनर में आप हल्का लीजिए, खिचड़ी लीजिए, दलिया लीजिए, ओट्स लीजिए या 1 रोटी के साथ दाल ज़्यादा लीजिए, दही मत खाइए रात को, लस्सी मत पीजिए रात को, कोई ऐसी चीज़ मत लीजिए रात को, एकदम नॉर्मल हल्का कोई चीज़ जो है, वो आप ज़रूर यूज़ कीजिए। तो ये आपको डाइट उनको देना है, इससे क्या होगा, जो माइंड में टेंशन्स जो है ना, वो ठीक हो जाएँगी। ज़्यादा चिकना भोजन जो है, फ्राइड भोजन जो है, बाज़ार का भोजन जो है, वो एक बार हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को हिट तो करता है, मज़ा तो आता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो मोटापा और बीमारियों को इनवाइट करता है। तो टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर एक 30 से 40 साल के व्यक्ति का अगर रिलीज़ करना है, तो अगर उसको घर का खाना मिल जाए और वो उसको चबा-चबा कर खाए, तो उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल तब भी रिलीज़ होगा और वो टेस्टोस्टेरोन लेवल जो होता है ना, वो हाई हो जाएगा उसका और वो मर्द के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो एक्टिवली उसको ज़्यादा मतलब कि सर्वाइव कर पाएगा और अपनी लाइफ़ को और एन्जॉय कर पाएगा और वो ज़्यादा एक्टिवली अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ ज़्यादा समय बिताना स्टार्ट करेगा। तो ये चीज़ें आपको उनको बतानी है। फिर आ जाता है 40 से 50 साल। 40 से 50 साल में मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट जो इंसान है वो गधा बन चुका होता है। उसकी डाइट में उसको शुगर है, उसकी डाइट में उसको भी खाने के बाद ही देना है, 40-45 मिनट के बाद ही देना है। आप उनको कोशिश कीजिए कि वो इमूज़ेंथ भी लें, क्योंकि 40 से 50 साल में इमूज़ेंथ जो काम करता है, रेनेटस नोवा का काम क्या है? आपकी बॉडी में जितना न्यूट्रिशन है उसको देना। ध्यान दीजिए, रेनेटस नोवा का काम क्या है? रेनेटस नोवा का काम है आपकी बॉडी में देना, न्यूट्रिशन देना। लिखिए सारे चैट बॉक्स में। रेनेटस नोवा का काम क्या है? न्यूट्रिशन देना, न्यूट्रिशन देना, न्यूट्रिशन देना। लिखिए ना, आप लिख नहीं रहे हैं कोई भी। न्यूट्रिशन देना, जस्ट सिर्फ लिख दो देना, देना। इसका काम है हमारी बॉडी में देना, न्यूट्रिशन देना। लेकिन इमूजेंथ का काम है वो एंटीऑक्सीडेंट है, यानी कि हमारी बॉडी में से
फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालना। अब ये देगा तो तब, अगर अंदर जगह होगी तो इमुजेंथ जगह बनाएगा, ये देगा। कॉमन सेंस, आराम से इसको समझ लीजिए। बॉडी में कोई भी 40 से 50 साल की उम्र में क्या हो रहा है, और नई नई बीमारियां बन रही हैं, क्योंकि ऑर्गन्स पुराने हो चुके हैं, और बीमारियां बन रही हैं, टेंशन्स बन रही हैं। बीपी की तैयारी है कि बीपी अभी बिगड़ने वाला है, ऊपर नीचे होने वाला है। हो सकता है किसी के अंदर कैंसर बन रहा हो सकता है किसी के अंदर कोई रसौली बन रही हो सकता है कि किसी के अंदर पथरी बन रही हो सकता है कि किसी के अंदर कुछ ना कुछ बन रहा है, कोई ना कोई डिसऑर्डर अंदर चल रहा है। उसको ठीक करने के लिए क्या है, इमोजेंथ ऐड कर लीजिए साथ में। 40 से 50 साल का कोई व्यक्ति है, उसको शुगर की बीमारी है, इमोजेंथ ऐड कर लो। इमोजेंथ देना कैसे है, इमोजेंथ सुबह उठते सार खाली पेट 250 ml रूम टेम्परेचर पानी में इमोजेंथ डाल के उसको बोलना है। कैसे पीना है, कैसे बताया था कैसे पीना है? सबसे पहले मुंह में लेना, मुंह में एक बार घुमाना, फिर अंदर सिप करना, ऐसे पीना है। ठीक है, ऐसे करके उनको बोलो कि आप इमोजेंथ पियो। इमोजेंथ पिया, खाना खाया, खाने के 45-40 मिनट बाद 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम को। और उसको ज़ैंथ प्रो भी ऐड करना है साथ में, ये जरूरी है। ज़ैंथ प्रो सबको ऐड करो, ये जरूरी। और उनकी चाय की अगर ज्यादा लत है तो उनको कढ़ाइयो दो, कि आप कढ़ाइयो पीजिए, चाय मत पीजिए। और कढ़ाइयो गर्मियों में पीना है तो वो कैसे पीना है, वो चाय की तरह नहीं पीना है। खाने के 40 मिनट बाद रूम टेम्परेचर पानी में उसको घोल के आधा सैशे, एक बड़ा कप जो होता है उसमें आधा सैशे डाल के उसको घोल के उसको पीना है। ठीक है, सर्दियों में इसको जितना गर्म उबाल उबाल के पिएंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, खाने के बाद देना है कढ़ाई को, याद रखना पहले नहीं देना है। और रूम टेम्परेचर पानी पे देना है, गर्म पानी में नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि ये गर्म होता है, इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो गर्म होती है। ओके, अब 50 साल से ऊपर वाला जो व्यक्ति है, उसको कैसे देना, उसके ऑर्गन्स बहुत पुराने हो चुके हैं। और वो बंदा क्या करेगा, वो बंदा जो पुराने ऑर्गन्स हो चुके हैं, वो बंदा क्या करेगा, उसकी चलना फिरना भी कम है, उसकी एक्टिविटी भी कम है। और हो सकता है कि शुगर के साथ साथ और भी कई चीजें उसको बन चुकी हैं। तो उसको प्रॉपरली डायग्नोस करके भी क्या क्या चीजें हैं, बीपी भी है, ये भी है, घुटने भी दर्द है, जॉइंट पेन सब कुछ है, उसको क्या करना है, उसको नोवा भी देना है खाने के 40 मिनट बाद, 2 सुबह 2 शाम। और अगर उनको उनका बजट का कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इमोजेंथ भी देना है उनको, ज़ैंथ प्रो भी देना है। और उनको मतलब हरिद्रा ड्रॉप्स जो हैं वो भी देना है उनको, इम्पोर्टेंट है वो। 50 साल के ऊपर आप हरिद्रा ड्रॉप भी ऐड कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में सिर्फ 1 बूंद डालनी है। और एक दिन में गर्मियों में सिर्फ 1 लीटर पानी में ही वो पीना है, बाकी सादा पानी पियो। बल्कि 1 बूंद पर डे से ज्यादा नहीं देना, वो भी 1 लीटर पानी में डिल्यूट करके। इससे कम में कई लोग क्या है, 1 गिलास पानी में 1-2 बूंद डाल के पी रहे हैं, भैया खतरनाक है, वो ज्यादा है, गर्मी है ये, अभी नहीं देना। इसका प्रॉपर इस्तेमाल जो है वो ये है कि 1 ड्रॉप 1 लीटर पानी में डालना है और उसको आराम से पीना है। ठीक है, ये करना है, फिर उसका असर बड़ा जबरदस्त आएगा। एंटी इन्फ्लामेटरी होता है ये। हमारे शरीर में जितनी भी सूजन रहती है, 60 साल के ऊपर एक्टिविटी कम होती है, तो सूजन आम बात, कभी पैरों में, कभी पेट में, कभी कहाँ फैटी लीवर है, ये है वो, ये सारी चीजों को। और बॉवल मूवमेंट जो होती हैं, मतलब पोटी का सही तरीके से नहीं आना, फ्रेश ना हो पाना, ये सारी चीजें 60 के ऊपर होती हैं, आम है। तो ये जो हरिद्रा ड्रॉप्स है, ये इसको प्रॉपरली जो है, ये सारी चीजों को ठीक कर देगा। 1 लीटर पानी में 1 ड्रॉप डाल के देना है। जो प्रोटीन हम देंगे, वो प्रोटीन भी बहुत ही 1 लीटर पानी नहीं पीना है सतीश जी, पानी आपको 2 से 2.5 लीटर पीना है। लेकिन 1 बूंद 1 लीटर में डाल के एक बार ही पीना है बस, उसके बाद नॉर्मल पानी पियो। ठीक है, तो ये सारी चीजें करनी है।
और ये सब कुछ जब करेंगे, फैटी लीवर भी इसी से ठीक हो जाएगा। खाने कॉमन सेंस के साथ चलें, फैटी लीवर तब होता है जब ऑयली चीजें ज्यादा खाते हैं, तो ऑयली बंद कर दो ना यार, सैर करना स्टार्ट करो। उबला हुआ आप ओट्स बनाइए, ओट्स में कोई तड़का वगैरह कुछ नहीं लगता है, ओट्स बहुत अच्छी चीज है। अगर फैटी लीवर किसी को है और शुगर की प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं, तो ओट्स जो होता है ना, ओट्स बहुत बेहतरीन चीज़ है। आप एक मील रिप्लेस कर लीजिए, एक लंच या एक डिनर डिनर रिप्लेस करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। डिनर में ओट्स बनाइए, पानी में बनाइए, और उस ओट्स के अंदर आप घिया, लौकी, अभी सीजनल जो भी सब्जी है, वो सब्जी कद्दूकस करके उसके अंदर डाल लीजिए। हाँ, और उसमें ज़्यादा तड़का-वड़का कुछ मत लगाइए। वो जो बन जाएगा, उसको उबला हुआ बनाइए, बहुत टेस्टी बनता है, आजकल मैं वही खा रहा हूँ। और उसमें देसी घी का 1 चम्मच डाल लीजिए, अगर गाय का देसी घी मिल जाए तो सबसे बेस्ट है, वो 1 चम्मच डाल दीजिए। और वो खाना अगर आप किसी को देंगी तो उसका फैटी लिवर जो है वो बिल्कुल, बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, और साथ में नोवा और इम्यूजेंस तो चल ही रहा है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर वो फैटी लिवर भी बिल्कुल ठीक कर देगी। कॉमन सेंस के साथ कॉमन सेंस के साथ इसको कीजिए। आप यूट्यूब भी करेंगे ना, तो वो भी आपको ये चीज़ें बता देगा। और चैट जीपीटी के ऊपर हमारा रेनेटस का एक पोर्टल है। रेनेटस का एक पोर्टल है चैट जीपीटी के ऊपर, और उसका लिंक मोस्टली आपके पास, सबके पास है। वो लिंक अगर आप ऑन करें और चैट जीपीटी पर लिखें मेल, एज, हाइट, वजन, और नीचे लिख दें प्रॉब्लम सिंपल भाषा में कि शुगर है, क्या दे सकते हैं? तो वो नीचे अपने आप लिख के बता देगा, ये खाना, ये पीना। वही उसको बता दो, सिंपल। अभी तो पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। चैट जीपीटी के ऊपर मैं सारे सीनियर लीडर से रिक्वेस्ट करता हूँ, इस सेशन के तुरंत बाद आप वो चैट जीपीटी का जो लिंक है, वो अपने सारे ग्रुप्स में डाल दीजिए, ताकि हर एक व्यक्ति को वो लिंक मिल जाए। और हाँ, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आज के लिए, आज सिर्फ हमने शुगर को डिस्क्राइब किया है और मेल्स को डिस्क्राइब किया है। कल हम फीमेल को डिस्क्राइब करेंगे, और फीमेल को हम कैसे डायग्नोज करेंगे ये कल हम बताएंगे। और सारे प्रोडक्ट्स के बारे में भी हम बात करेंगे जैसे समय मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट बात वो बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, सैर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर सैर करें तो प्लीज आप 5,000 स्टेप, 4,000 स्टेप से शुरू करके 10,000 स्टेप तक अपने आप को ज़रूर लेकर जाएँ। ये एक मेडिसिन है। मेडिसिन का मतलब गोली, दवा नहीं होती है। मेडिसिन का मतलब होता है एक ऐसी एक्टिविटी जो आपको अच्छा करे, आपको हील करे, आपको हेल्दी रखे, उसको कहते हैं मेडिसिन। अगर पैर हिलाकर आपको अच्छा फ़ील हो रहा है, तो पैर हिलाना मेडिसिन है। तो सैर करना सबसे बेहतरीन मेडिसिन है। और मैसेजेस आ रहे हैं कि सर बीपी के बारे में बताइए, तो कल बताऊंगा सर। कल अगर पूरा नहीं होगा तो परसों बताऊंगा। ये मॉनसून सेशन चल रहा है, ये लगातार चलेगा। जब तक आप सबके सारे सवाल पूरे नहीं हो जाते हैं, तब तक मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं आता रहूंगा। चाहे मुझे 10 दिन, मुझे 1 महीना लगातार आना पड़े, तब तक मैं करता रहूंगा, मैं आता रहूंगा। आप अभी 3-4 दिन के बाद हम एक ऐसा सेशन लेंगे जहां पर आप मैसेज करके सवाल पूछेंगे, मैं आपका जवाब दूंगा। ठीक है? तो वो भी हम करेंगे। वो सारी चीज़ें करेंगे, चाहे 1 महीना मुझे लगातार आना पड़े, मैं आऊँगा। लेकिन हमें मिलकर एक इतिहास रचना है। बार-बार मैं रिपीट करता हूँ, आज से पहले हमने सिर्फ़ मोटिवेशन के साथ काम किया है। मोटिवेशन से आटा नहीं आता भाई साहब, मोटिवेशन ज़रूरी है, लेकिन आज के बाद हम लोग काम करेंगे नॉलेज के साथ, क्योंकि नॉलेज के साथ काम आगे बढ़ता है। मोटिवेशन के साथ काम आगे नहीं बढ़ता है। मोटिवेशन इज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस। मोटिवेशन सब कुछ नहीं है। मोटिवेशन इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस, बट नॉलेज नॉलेज इज अ बिगेस्ट पार्ट ऑफ सक्सेस। नॉलेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच। और टाइम हो चुका है, इतने बजे ही मैंने स्टार्ट किया था, इतने बजे मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। रॉकिंग रेनेटस, लव यू ऑल। बैक टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। व्हाट योर वंडरफुल नॉलेज। और हर कोई ये पर्सन यही चाहता